Good morning and Jai Hind students. So today we will discuss about crystal field theory. In previous class we have seen a brief introduction of crystal field theory. Now crystal field theory in detail. The main postulates of crystal field theory are first point, according to crystal field theory, coordination compounds are pure ionic. Crystal field theory के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्योरली आयनिक होते हैं एंड द आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम्स. सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच इंटरेक्शन की वजह से इनमें आयनिक कैरेक्टर डेवलप होता है. पॉइंट नंबर 1. सेकेंड पॉइंट की हम बात करें, एक बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आयनिक लिगेंड मींस एनायन नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स आर treated as point charge, whereas neutral molecule ligands are treated as dipole. नेगेटिवली चार्ज लिगेंड को हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं या ट्रीट किया जाता है, जबकि लिगेंड्स को डाइपोल की तरह ट्रीट किया जाता है. दूसरा पॉइंट हो गया. तीसरा पॉइंट ये है कि जब सेंट्रल मेटल एटम या आयन फ्री कंडीशन में रहता है, फ्री स्टेट में रहता है, तो उसके डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली डीजनरेट होते हैं. व्हेन central metal atom or ions are completely free, or we can say in isolated condition, d orbitals are degenerated. Degenerated means having same energy. All 5 d orbitals have same energy. That's why they are called degenerated orbitals. So in free state, the d orbital of central atom are degenerated. Next point, when we apply symmetrical field around central atom, degeneracy of d orbitals remain maintained, but energy of d orbitals lift up. कहने का मतलब हुआ कि अगर सेंट्रल एटम या आयन के अराउंड हम कोई अप्लाई कर दें, लिगेंड सिमेट्रिकल फील्ड अप्लाई करें, सिमेट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तो डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी मेंटेन रहती है, लेकिन उनकी एनर्जी थोड़ा लिफ्ट अप हो जाती है, बढ़ जाती है. लेकिन याद रखें, आगे की बात याद रखें, व्हेन लिगेंड फील्ड्स आर अप्लाइड, डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू two set of orbitals, T2g and Eg set of orbital. It is known as crystal field splitting. ये बात हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे. ये सभी पॉइंट पोस्टुलेट्स की पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर सिमेट्रिकल फील्ड अप्लाई किया जा रहा है तो डी ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम आयन के डी ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं, लेकिन जैसे ही लिगेंड फील्ड अप्लाई किया जाता है, ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं दो सेट ऑर्बिटल्स में. एक 2 ऑर्बिटल का सेट जिसको कहते हैं Eg सेट, और दूसरा 3 ऑर्बिटल का सेट जिसको है T2g सेट कहते हैं. इसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है कि एवरेज एनर्जी, दोनों सेट के ऑर्बिटल्स की एवरेज एनर्जी सेम होती है अकॉर्डिंग टू बेरी सेंटर. इसको बेरी सेंटर रूल कहते हैं. बेरी सेंटर रूल के अकॉर्डिंग इक्वल होती है एवरेज एनर्जी से. ये हो गए क्रिस्टल फील्ड थियरी के मेन पोस्टुलेट्स. अब हम लोग ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में. तो अब हम लोग का जो टॉपिक है डिस्कस करने का वो है स्प्लिटिंग ऑफ
d orbitals in octahedral complexes. पहले crystal field splitting A crystal field splitting in octahedral complexes. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे स्प्लिटिंग होता है क्रिस्टल फील्ड डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, ये हम लोगों को चेक करना है। ये हो गया एनर्जी। ये हो गए डी ऑर्बिटल्स इन फ्री स्टेट। सेंट्रल एटम जब कंबाइंड कंडीशन में नहीं है, फ्री कंडीशन में है, तो उस समय ये सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल हैं, सभी की एनर्जी सेम है। और डी सबसे के 5 डी ऑर्बिटल्स आप जानते हो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल हैं। जब फ्री कंडीशन में रहता है सेंट्रल एटम में यहाँ आए तो उसके सभी 5 ऑर्बिटल्स डिजनरेट होते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। अब अगर सिमेट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, सिमेट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दें तो उस कंडीशन में फ्री कंडीशन, फ्री स्टेट के कंपैरिजन में इसकी डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ये लिखेंगे डी ऑर्बिटल्स इन प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिकल फील्ड, सिमेट्रिकल स्फेरिकल फील्ड के प्रेजेंस में होगा। लेकिन जैसे ही लिगेंड फील्ड अप्लाई किया जाएगा, ये डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं। ये 2 ऑर्बिटल का सेट ये और 3 ऑर्बिटल का सेट ये कहलाएंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। इन 3 ऑर्बिटल के सेट को कहते हैं T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। 2 ऑर्बिटल का सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इसको कहते हैं इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। अब यहां देखा जाए, यहां से यहां तक की जो एनर्जी होती है इसको डेल्टा ओ कहते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड। यहां से अगर हम बात करें यहां से ये एनर्जी है, इसको कहेंगे 3/5 डेल्टा ओ। यहां से ये एनर्जी होगी 2/5 डेल्टा ओ। और ये जो सेंटर है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं
बेरी सेंटर, ये हो गया बेरी सेंटर। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स की ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का डायग्राम है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। हो गया। ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी ये Eg और T2g सेट ऑर्बिटल्स है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फील्डिंग जैसे यहां मान लिया जाए, अगर यहां पे 1 2 3 4 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 मान लिया जाए, 4 इलेक्ट्रॉन 5 है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। तो अब Eg और T2g सेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी, किस तरीके से फीलिंग होगी, अब इसके बारे में हम लोग को बात करना है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग। यही ये देख ले पहले, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी ये चेक करना है हमको। Feeling of electrons in Eg and T2g set of orbitals. Eg और T2g सेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन तक तो भाई ये लो एनर्जी है, यहीं पे आए। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है, ये यहां भी लिख दिया 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो लो एनर्जी ऑर्बिटल में यहां आ जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां, तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब चौथे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी, इसके लिए क्या कंडीशन है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन की फीलिंग के लिए 2 ऑप्शन है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल में पेयर करेगा या फिर Eg ऑर्बिटल में जाएगा। अब इसके लिए 2 ऑप्शन है, तो हम लोग मेनली बात करेंगे फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फीलिंग ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन इन Eg and T2g। अब इसके लिए 2 ऑप्शन है, ऑप्शंस। ये कहां जाएगा, पहला ऑप्शन ये है, अगर पेयरिंग एनर्जी P, इलेक्ट्रॉन यहां जो पेयर करेगा, यहां पेयर करने के इलेक्ट्रॉन के पेयर करने की एनर्जी को कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। T2g सेट में इलेक्ट्रॉन अगर पेयर करता है तो उसको कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू डेल्टा O इस एनर्जी से अगर कम है, इफ पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन डेल्टा O, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग की एनर्जी अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से कम है, तो उस कंडीशन में क्या है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल में पेयर करेगा। इफ P for pairing energy is less than delta O, fourth electron will pair in T2g ऑर्बिटल। फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल में पेयर करेगा, और तब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहां फोर्थ इलेक्ट्रॉन लिख दिया, तो ऐसे कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये हो गया T2g4 एंड Eg0। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन, अगर पेयरिंग एनर्जी डेल्टा O से कम होगी तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं आकर के पेयर करेगा यहां पे, और तब क्या लिखेंगे, T2g में 4 इलेक्ट्रॉन, T2g4, और Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। दूसरा कंडीशन क्या है,
ये तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम है पेयरिंग एनर्जी से, if crystal field splitting energy is less than pairing energy, then fourth electron will enter in EG set of orbital। उस कंडीशन में फोर्थ इलेक्ट्रॉन EG set ऑर्बिटल में इंटर कर जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रहेगा और ये इंटर कर जाएगा यहां। If delta O is less than P, fourth electron will enter in EG orbitals, EG set orbital। और तब ऐसे कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर कर जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा T2G3 और EG1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन की कैसे फीलिंग हो गई, ये हम लोग सीखेंगे। यही अगर हम बात करें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, अगर ये तो हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सब कुछ वही रहेगा। ये T2G और EG एनर्जी का जो ऑर्डर है ये चेंज हो जाएगा। तो अब जब उसको भी देखें, B crystal field splitting in tetrahedral complexes। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग कैसे होगी, अब ये चीज हम लोग को देखना है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सब कुछ वही रहेगा, बस यही पे चेंजिंग हो जाना है। अब EG सेट ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी और T2G सेट ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा T2G और ये हो गई, ये कहलाएगा बेरी सेंटर, ये हो गया बेरी सेंटर, यहां से यहां हो जाएगा। अब ये एनर्जी वहां पे हम लोग कह रहे थे, यहां से यहां के बीच की एनर्जी को कह रहे थे, डिफरेंस को कह रहे थे डेल्टा O, और अब यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा T। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन, ये हो गया डेल्टा T, ये कहलाएगा, थोड़ा सा इधर कर दिया है, ये हो जाएगा T2G, ये हो गया EG, यहां से यहां तक की एनर्जी कहलाएगा डेल्टा T। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई। क्लियर? यहां से यहां तक ये एनर्जी डिफरेंस कहलाएगा 2/5 डेल्टा T, और यहां से यहां तक हो गया 3/5 डेल्टा। ये हो गया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग एनर्जी की बात यहां हो गई। तो ऐसे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होता है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
देखेंगे अब हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। टाइम कितना कितना देर पढ़ा है बोल रही ना? पता नहीं, देखे नहीं। उसमें दिखा रहा है रिकॉर्डिंग कितना देर हुआ दिखा रहा है। देखिए 20 मिनट है 20 मिनट। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिगेंड्स को, जो हम लोग लिगेंड्स पढ़े हैं, उन लिगेंड्स को उनके स्ट्रेंथ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ के बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे जब हम एक सीक्वेंस में, पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द अरेंजमेंट ऑफ ligands according to the strength of their crystal field splitting known as spectrochemical series। और ये एक सीक्वेंस बना हुआ है, उस सीक्वेंस को याद रखें। लेकिन उस सीक्वेंस में यह बात रखें, वाटर से जो पहले हैं, वाटर से जो पहले हैं उनको कहते हैं वीक लिगेंड, वाटर के जो बाद हैं उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये बना हुआ है। ये हो गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम लोग को पढ़ना है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर्स कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर कैसे होते हैं, कलर के लिए बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर हम लोग जब पढ़ रहे थे ट्रांजिशन इवेंट, वहां भी सीखे थे। द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन अभी हम लोग देखें, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में, Eg एंड T2G, दोनों के एनर्जी में डिफरेंस है। जब डी ऑर्बिटल के लोअर डी ऑर्बिटल मतलब Eg सेट या T2G सेट में जो लोअर सेट ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो करते क्या हैं कि विजिबल रेडिएशन से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइट होकर के हायर सेट ऑफ डी ऑर्बिटल में इंटर कर जाते हैं। तो एक्साइटेड हो गए, लेकिन ये एक्साइटेड कंडीशन में बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहते। जब वो रिटर्न होते हैं, डी एक्साइट होते हैं, तो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ट्रांसमिट करते हैं। जैसा लाइट ट्रांसमिट करते हैं उसी का कंप्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। तो दो बात याद रखना है कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। पहला कंपाउंड कलर ये है, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ये डी ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ? डी ट्रांजिशन का मतलब अभी हम लोग पढ़े थे, ये जैसे 5d ऑर्बिटल्स है 1 2 3 4 5, 5d ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5, ये हो गए डी ऑर्बिटल्स ये डिजनेट है। लिगेंड फील्ड के प्रेजेंस में होता क्या है कि ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो T2 और Eg सेट ऑर्बिटल में, इसको कहेंगे Eg और ये कहलाएगा T2G। मान लो यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में, T2G में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये बेरी सेंटर है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि विजिबल रेडिएशन से लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर चला जाएगा Eg ऑर्बिटल।
ये एक्साइटेड कंडीशन है। विजिबल रेडिएशन से लाइट एब्जॉर्ब किया, चला गया इसी ऑर्बिटल में। अब ये जब रिटर्न होगा तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ट्रांसमिट करेगा और जैसा लाइट को ये इमिट करेगा उसका कंप्लीमेंट्री कलर हमको दिखाई देता है। यही है। तो पहला कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, बात नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर सिर्फ लिगेंड के प्रेजेंस में होगा। अगर लिगेंड नहीं है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि लिगेंड नहीं होगा तो इस डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं होगी, और जब तक डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं होगी डी ट्रांजिशन नहीं होगा। मतलब लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन हायर डी ऑर्बिटल एनर्जी में नहीं ट्रांसमिट होगा, और फिर तब कलर होने का सवाल नहीं है। तो दूसरा, पहला ड्यू टू डी ट्रांजिशन, और दूसरी बात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड exhibit color only in presence of ligands। सिर्फ लिगेंड के प्रेजेंस में ये कलर शो करते हैं, लिगेंड के अब्सेंस में ये कलर नहीं शो करते। तो ये हो गया कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फिर हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू करेंगे। ओके, थैंक्स, बाय।